जो हमारा टॉपिक है वह सामान्य अध्ययन विषय पर आधारित है, जिसमें हम सामान्य अध्ययन से जुड़े हुए प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न है कि कथन और कारण पर दिया गया है कि लोकसभा एक अस्थायी सदन है, और दूसरा है लोकसभा को कभी भी प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा भंग किया जा सकता है। तो इस कोड के आधार पर चयनित करना है कि ए आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। दूसरा है आर ए दोनों सही है किंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है। ए सही है परंतु आर गलत है, या ए गलत है परंतु आर सही है। इसका सही जो आंसर है कि लोकसभा एक अस्थायी सदन है, यह जो कथन है पूर्णतया सत्य है। दूसरा कथन है लोकसभा को कभी भी प्रधानमंत्री की सलाह पर भंग किया जा सकता है, यह भी कथन जो है वो पूर्णतया सही है और एक दूसरे की सही व्याख्या करते हैं, इसलिए इसका ए ऑप्शन जो है वो सही होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 58, अनुच्छेद 60। जिसका सही जो सुमेलित नहीं है वो आपका है डी ऑप्शन, अनुच्छेद 60। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन नहीं है। अनुच्छेद 60 में जो है वो राष्ट्रपति की शपथ का वर्णन है, राष्ट्रपति की शपथ का वर्णन है, जबकि राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन जो है वो आपके अनुच्छेद 57 में निहित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में सत्य है कि यह सार्वजनिक धन का रक्षक होता है, या केंद्र सरकार के लेखा से संबंधित रिपोर्ट सरकार को देता है, या राज्य सरकार के लेखा से संबंधित रिपोर्ट राज्यपाल को देता है, या फिर सभी कथन जो हैं वो सत्य हैं। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है कि इसके सभी कथन जो हैं वो सत्य हैं, क्योंकि अनुच्छेद 148 में सीएजी का वर्णन है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और इसका कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष होता है, 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले हो। अगला प्रश्न है भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद एवं राज्य विधानमंडल को भारत या राज्य की आकस्मिक निधि सृजित करने की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 265, 267, 263 या 270। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, अनुच्छेद 267। 267 जो है आकस्मिक निधि से संबंधित है और इसका गठन जो है वो पहली बार 1950 में किया गया था। और अनुच्छेद 266 के तहत जो है भारत और राज्यों की संचित निधि का वर्णन आता है 266 में। अगला प्रश्न है राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष में विधानमंडल के समक्ष राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करवाता है। 200 में 202 के अनुसार, 212 के अनुसार या फिर 210 के अनुसार। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है अनुच्छेद 200 के अनुसार, इसका सही आंसर है बी 202 के अनुसार। ठीक है, जबकि 200 में कहा गया है कि राज्यपाल किसी विधेयक पर अनुमति दे सकता है या रोक लेता है, या फिर पुनः विचार के लिए लौटा देता है, या फिर राष्ट्रपति के विचार के लिए भी सुरक्षित रखता है। अगला प्रश्न है भारत के संविधान में राज्य समाज के कमजोर वर्गों विशेषकर SC ST और अन्य कमजोर वर्गों के हितों का बढ़ावा देगा, यह कहाँ वर्णित है। मौलिक कर्तव्य में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, 7वीं अनुसूची में, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। ठीक है, और नीति निर्देशक तत्व जो हैं उसमें जो अनुच्छेद 46 है उसमें यह लिखा हुआ है, जिसमें कहा गया है कि राज्य SC ST और दुर्बल वर्गों के शैक्षिक व आर्थिक हितों का विशेष ध्यान रखेगा। अगला प्रश्न है जब किसी विधेयक का संकल्प के किसी भाग पर चर्चा नहीं हो पाती तो उस पर मतदान से पहले चर्चा कराने के लिए जो प्रस्ताव रखा जाता है उसे क्या कहते हैं। गिलोटिन प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव या फिर कंगारू प्रस्ताव। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है गिलोटिन पुरस्कार। ठीक है, और स्थगन प्रस्ताव वह होता है जब किसी जरूरी लोक महत्व के मामले पर सदन में चर्चा के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित करने का प्रस्ताव दिया जाता है तो उसे स्थगन प्रस्ताव कहते हैं। और जब कोई मंत्रियों की कुछ नीतियों के कार्य के खिलाफ प्रस्ताव जो लाया जाता है उसे निंदा प्रस्ताव कहते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में वर्णित निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान अमेरिका के संविधान से नहीं लिया गया है। ऑप्शन है न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, आपातकाल के दौरान मौलिकाधिकार का स्थगन, तीसरा उपराष्ट्रपति का पद, या चौथा सर्वोच्च उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का हटाया जाना।
इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन। आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का स्थगन जो है वह अमेरिका के संविधान से नहीं लिया गया है। भारत पर जो यह मूल अधिकारों का जो आपातकाल निलंबन है वो आपके जर्मनी के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय परिषदों के संबंध में सत्य है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा भारत में क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की गई, और दूसरा है भारत में 4 क्षेत्रीय परिषदें हैं, और तीसरा है केंद्रीय गृह मंत्री क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष होता है। कूट के माध्यम से सही उत्तर चयन करना है, केवल 1, 2 और 3, 1, 3 या फिर 1, 2, 3। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन 1 और 3। 1 और 3 सही है। दूसरा इसलिए गलत है कि क्षेत्रीय परिषदों की संख्या जो है वो उनकी संख्या जो है वो 6 है। जिसमें पूर्वी क्षेत्रीय परिषद है उसका मुख्यालय कोलकाता है, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद उसका मुख्यालय मुंबई है, मध्य क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय प्रयागराज है, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली है और दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय चेन्नई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित नहीं है? अंगीकृत, समर्पित, अधिनियमित या फिर आत्मकृत। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका बी आंसर है बी में समर्पित जो वर्ड है वो संविधान की प्रस्तावना में नहीं दिया गया है। संविधान की प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ है, वो है 44वें संविधान संशोधन 1976, जब प्रस्तावना में समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किन राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंध में उपबंध का उल्लेख 5वीं अनुसूची में नहीं है? पहला है त्रिपुरा, मिजोरम, असम या फिर मेघालय। तो इसका जो है किसका सही उत्तर इसका चयन करना है। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, कि इसे जो चारों राज्य हैं उनका उल्लेख 5वीं अनुसूची में नहीं है, क्योंकि असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम इन सभी का उल्लेख जो है वो 6ठी अनुसूची में दिया गया है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों के कारण से चुनाव करना है कि पहला है संविधान में निर्वाचन के बारे में विधि के सारवान प्रश्न संबंधित बात पर विचार करने के लिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की न्यूनतम 5 होनी चाहिए और इसे संविधान पीठ के रूप में अभिहित किया जाता है। तो कौन सा इसका जो है वो सही है? तो इसका सही आंसर जो है, क्योंकि इसके दोनों कथन जो हैं वो कथनों कारण दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या करता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। प्रशासनिक अधिकरण, समान नागरिक संहिता, परिसीमन आयोग या फिर अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, परिसीमन आयोग। परिसीमन आयोग का गठन जो है वो अनुच्छेद 82 के तहत होता है और 81 में जो है वो लोकसभा का वर्णन है। अनुच्छेद 81 में जो है वो लोकसभा का वर्णन है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है कि महासागरीय भूपर्पटी की मोटाई महाद्वीपीय भूपर्पटी से अधिक होती है, और दूसरा कथन है ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल के बीच रेप्टी असंबद्धता पाई जाती है। केवल एक सही है, केवल 2 सही है, दोनों सही हैं या फिर दोनों गलत हैं। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, केवल 2 सही है, क्योंकि भूपर्पटी ठोस भूपर्पटी जो है वो पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग है, पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग है, और महासागरों के नीचे इसकी मोटाई जो है वो लगभग 5 किलोमीटर पाई जाती है, जबकि महाद्वीपों के नीचे जो इसकी मोटाई है वो 30 किलोमीटर पाई जाती है। इसलिए एक ऑप्शन जो है वो सत्य नहीं है और दूसरा कथन जो है वो पूर्णतः सत्य है। मेंटल की गहराई जो है वो मोहो असमर्थता से लेकर 2900 किलोमीटर तक पाई जाती है। ऊपरी और निचली मेंटल के बीच जो घनत्व संबंधी असमर्थता होती है उसे रेप्टी असमर्थता कहते हैं, इसलिए दूसरा कथन जो है वो सत्य है। अगला प्रश्न है, चापी द्वीपों की उत्पत्ति का कारण है प्रशांत प्लेटों का यूरेशियाई प्लेट के नीचे आना या इंडियन प्लेट का यूरेशियाई प्लेट के नीचे आना। ये भी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, कि प्रशांतीय प्लेट का यूरेशियाई प्लेट के नीचे आ जाना। ठीक है। जो द्वीपों की चापाकार स्थिति द्वीपीय चाप कहलाती है, जैसे सखालीन द्वीप, जापान, ताइवान, फिलीपींस या फिर अन्य। इसका होता है कारण, जो मुख्य कारण है वह है प्रशांत प्लेट का यूरेशियाई प्लेट के नीचे आ जाना। अगला प्रश्न है, कैलिफोर्निया के समीप स्थित सैन एंड्रियास फॉल्ट का संबंध किससे है?
विनाशात्मक प्लेट किनारा से, रचनात्मक प्लेट किनारा से, संरक्षित प्लेट किनारा से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी, संरक्षित प्लेट किनारा से। अगला प्रश्न है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है कि ज्वालामुखी उनके देश से संबंधित है, जैसे माउंट एरेबस, पैराकुटिन, माउंट ताल, क्राकाटाउ, कि उनके देश से संबंधित करना है। तो इसका सही जो आंसर है माउंट एरेबस जो है वो अंटार्कटिका से संबंधित है। पैराकुटिन का संबंध मैक्सिको से है। माउंट ताल जो है वो फिलीपीन से संबंधित है, और क्राकाटाउ जो है वो इंडोनेशिया से संबंधित है। इसलिए इसका सही आंसर है वो है 2, 1, 4, 3। अब डी ऑप्शन जो है वो इसका सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस एक को श्वेत कोयला के नाम से जानते हैं? ताप विद्युत, जल विद्युत, परमाणु ऊर्जा, या फिर सौर ऊर्जा। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, जल विद्युत, क्योंकि पर्यावरण अनुकूल होने के कारण जल विद्युत को श्वेत कोयला के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है कि बोनविले बांध कहाँ है? हूवर बांध किस नदी पे है? स्टेनले बांध किस नदी पे है? और ओकोसोम्बो बांध किस नदी पे है? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है कि बोनविले बांध जो है वो कोलंबिया नदी पे है। हूवर बांध जो है वो कोलोराडो नदी पर है। स्टेनले बांध कांगो नदी पर है, और ओकोसोम्बो बांध जो है उल्टा नदी पर है। इसलिए इसका सही आंसर जो है वो आपका सी है। सी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध खनिज तेल उद्योग क्षेत्र मोसुल कहाँ स्थित है? ईरान, अजरबैजान, तजाकिस्तान, या फिर इराक। जिसका सही आंसर जो है वो आपका है इराक। इराक की राजधानी जो बगदाद है, जो टिग्रिस या दजला फरात नदी के किनारे है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है कि उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग विश्व का सर्वाधिक व्यस्त समुद्री मार्ग है? दूसरा है यह उत्तरी अमेरिका के पूर्वी विकसित भागों तथा पश्चिमी यूरोप के औद्योगिक देशों को जोड़ता है। केवल एक, केवल दो, दोनों, या फिर दोनों नहीं। तो इसका सही जो आंसर है सी, कि दोनों उसके जो हैं वो सही आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत, मृत घाटी, ग्रेट बेसिन पठार, ग्रेट कैनेनियन, मैक्सिको का पठार, कास्ट मैदान, चूना प्रदेश। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी, कि ग्रेट कैनेनियन जो है वह ग्रेट बेसिन पठार में स्थित है। ठीक है, ग्रेट कैनेनियन जो है ग्रेट बेसिन पठार में स्थित है, ना कि मैक्सिको के पठार में। और यह जो है कोलोराडो नदी के द्वारा निर्मित है। कोलोराडो नदी के द्वारा निर्मित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23 कि प्रति चक्रवात के केंद्र में मौसम साफ होता है और वर्षा की संभावना नहीं होती है। दूसरा है प्रति चक्रवात के केंद्र में हवाएं ऊपर से नीचे उतरती हैं और कूट के आधार पर इसका जो है चयन करना है। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए, कि ए और दोनों सही हैं और इसकी सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है भारत की संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है तब जब राष्ट्रपति आवश्यक समझे, या राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो, या फिर अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी करना आवश्यक हो। तो कौन सा सही है? 1 और 3, 2 और 3, 1 और 2, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका सही जो आंसर है वो है बी, 2 और 3, कि जब राष्ट्रपति समझे तब ऐसा, जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी करना हो, तब राज्य सूची के विषयों पर भी संसद कानून बना सकती है। अगला प्रश्न है अरब सागर की द्रोणी को कौन सा कटक 2 भागों में बांटता है? कार्लसबर्ग कटक, 90 डिग्री ईस्ट रिज, संकोत कटक, या फिर चैगोस कटक। क्वेश्चन नंबर 25। तो सही जो आंसर है वो आपका है कार्लसबर्ग कटक। ए ऑप्शन जो है इसका सही है। अगला प्रश्न है ग्रेट बैरियर रीफ एक उदाहरण है प्रवाल तटीय प्रवाल भित्ति का, एटॉल का, अवरोधक प्रवाल भित्ति का, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 26। इसका सही जो आंसर है वो है आपका अवरोधक प्रवाल भित्ति। और अवरोधक प्रवाल भित्ति जो है ग्रेट बैरियर रीफ जो है वह ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के पूर्वी तट पर पाई जाती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस एक कोयले को निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? पहला है मरुस्थल और ऊंची जलधारा,
कालाहारी, अटाकामा, पेटागोनिया या फिर सही सुमेलित है। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन। डी ऑप्शन इसका जो सही आंसर है कि सभी जो हैं वो सभी सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना स्थानीय पवन और उनके क्षेत्र से, जैसे फॉन, जोंडा, लेवेंटर और हरमट्टन। तो इसका जो सही आंसर है, जो फॉन है वह स्विट्जरलैंड में पाई जाती है, जोंडा जो है वो अर्जेंटीना में पाई जाती है, लेवेंटर जो है वो स्पेन में पाई जाती है और हरमट्टन जो है वो सहारा मरुस्थल में पाई जाती है। इसलिए इसका सही आंसर जो है वो आपका सी है। सी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है कि विचार कीजिए इथोपिया, कीनिया, सोमालिया, जिबूती, इरिट्रिया और तंजानिया में से कौन से देश हार्न ऑफ अफ्रीका से संबंधित हैं। जिसका जो हार्न ऑफ अफ्रीका में शामिल देश हैं उनके नाम हैं सोमालिया, इरिट्रिया, इथोपिया, जिबूती। ये 4 देश जो हैं वो संबंधित हैं। 3, 4 बी ऑप्शन 1, 3, 4, 5। ठीक है। अगला प्रश्न है मापुतो की खाड़ी कहाँ स्थित है। अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, जापान सागर या हिंद महासागर। इसका सही आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन हिंद महासागर। मापुतो की खाड़ी जो है वो हिंद महासागर में स्थित है और मोजाम्बिक के दक्षिण पूर्व में यह स्थित है। अगला प्रश्न है अमापा खान जो ब्राजील में है किसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन है तांबा, कोयला, मैग्नीज या फिर चांदी। तो इसका सही आंसर जो है वो आपका है मैग्नीज। यह खान जो है वो मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है संविधान में के मूल ढांचे का भाग नहीं है। युक्तता का सिद्धांत, विधि का शासन, समाजवादी राज्य और न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच शक्तियों का बंटवारा। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है समाजवादी। समाजवादी राज्य जो है वो कह सकते हैं मूल ढांचे का हिस्सा नहीं है और मूल ढांचे का सिद्धांत जो है वो 1973 में केशवन भारतीवाद से लाया गया था। अगला प्रश्न है कथनों में कौन सा सही है कि गिनी गुणांक सापेक्ष गरीबी की माप करता है और गिनी गुणांक का मान जितना अधिक होगा समाज में विषमता उतनी ही कम होगी। केवल एक सही है, केवल 2 सही है, दोनों सही हैं या फिर दोनों गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 33 इसका सही आंसर है कि केवल एक। पहला तो सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि सापेक्ष गरीबी जो है आय वर्गों के विषमता का मापन है। इसकी 2 विधियां हैं, लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक। गिनी गुणांक जो है वो कहता है कि आय या संपत्ति का वितरण में असमानता की सांख्यिकी की माप प्रदर्शित करता है, जिसका माप जितना अधिक होगा समाज में विषमता जो है उतनी ही अधिक होगी। इसलिए दूसरा कथन जो है वो गलत है। अगला प्रश्न है मांग प्रेरित मुद्रास्फीति में वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग घटती है तेजी से और वस्तुओं की उत्पादन लागत बढ़ जाती है। वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग तेजी से बढ़ती है, वस्तुओं की उत्पादन लागत घट जाती है। तो इसका सही जो आंसर है वो है वस्तुओं और सेवाओं की मांग तेजी से बढ़ जाती है। तो सी ऑप्शन जो है वो इसका सही है। अगला प्रश्न है G20 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। इसका गठन 1999 में किया गया था। भारत इसका सदस्य नहीं है। इसका स्थायी सचिवालय जर्मनी के बान शहर में स्थित है। केवल कौन सा सही है, केवल 2, केवल 1, 3, केवल 3 या फिर 2 और 3। जो इसका सही आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन 2 और 3। दूसरा और तीसरा इसका सही है, क्योंकि G20 का गठन जो है वो 1999 में किया गया था। इसका उद्देश्य मध्यम आय के देशों को शामिल करके वित्तीय स्थिरता को सुनिश्चित करना था। G20 का कोई स्थायी सचिवालय नहीं है। G20 का कोई स्थायी सचिवालय नहीं है, इसलिए ये कथन जो है वो गलत है और भारत इसका संस्थापक सदस्य है। इसलिए 2 और 3 जो हैं वो उसके असत्य हैं। बाकी जो पहला कथन जो है वही सत्य, इसलिए 2 और तीसरा सही है। अगला प्रश्न है विकासशील देशों में निजी उद्योगों के लिए बिना गारंटी की पूंजी कौन सी संस्था उपलब्ध कराती है। अंतर्राष्ट्रीय विकास निगम, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, बहुउद्देशीय निवेश गारंटी एजेंसी या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही जो आंसर है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना जो है 1956 में की गई थी, जो विकासशील देशों को बिना गारंटी के पूंजी उपलब्ध कराती है। अगला प्रश्न है
निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है? केबुल लामजाओ, येलोस्टोन, ग्रैंड कैनियन या कोमोडो? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है केबुल लामजाओ। केबुल लामजाओ जो है वो लोकटक झील विश्व की एकमात्र ऐसी झील है जो तैरती झील के नाम से प्रसिद्ध है। इसी झील की विशिष्ट पहचान, यही इसकी विशिष्ट पहचान है। इसके भीतर पाए जाने वाले तैरते हुए द्वीप हैं। इन द्वीपों को स्थानीय भाषा में फुमडिस कहते हैं और केबुल लामजाओ नेशनल पार्क ऐसी ही फुमडिस के ऊपर स्थित है। इसका जो एरिया है वो 40 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है, और इसका विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? साबरमती नदी सुमेलित नहीं है। कौन? साबरमती, तप्ती, कृष्णा या फिर कावेरी? तो इसका सही जो आंसर है कि जो कृष्णा, जो मदुरई है वह मदुरई नदी के किनारे स्थित नहीं है। मदुरई जो है वो कृष्णा के किनारे नहीं है। मदुरई जो है वो वैगाई नदी के किनारे है। वैगाई नदी के किनारे है, जबकि कृष्णा के किनारे जो है वो विजयवाड़ा शहर है। विजयवाड़ा शहर स्थित है। अगला प्रश्न है, प्लाया झीलें हैं हिमानी निर्मित झीलें, वायु निर्मित झीलें, डेल्टाई झीलें या विवर्तनिक झीलें? इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी, वायु निर्मित झीलें। ठीक है, मरुस्थलीय प्रदेशों में जहां हवा द्वारा सतह की मिट्टी को उड़ाकर ले जाता है और वहां झीलों का निर्माण हो जाता है उसे कहते हैं प्लाया झीलें। ठीक है, जैसे सांभर, डीडवाना आदि। और ऐसी झीलें जो होती हैं वो ऑलमोस्ट खारे पानी की झीलें होती हैं। अगला प्रश्न है कि रायल सीमा कहाँ है? तेलंगाना पठार का ऊपरी भाग, तेलंगाना पठार का दक्षिणी भाग, तेलंगाना पठार का पश्चिमी भाग या दंडकारण्य क्षेत्र का पूर्वी भाग? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, तेलंगाना पठार का दक्षिणी भाग। इसी के तेलंगाना पठार के जो दक्षिणी भाग है इसी के मध्य भाग से पेन्नार नदी बहती है। कह सकते हैं पेन्नार नदी का उद्गम जो है वो तेलंगाना पठार के दक्षिणी भाग से होता है। अगला प्रश्न है, पूर्वोत्तर भारत की निम्नलिखित पहाड़ियों की पश्चिम से पूर्व का सही क्रम क्या है? पश्चिम से पूर्व की ओर। जयंतिया, गारो, खयासी। तो इसका जो सही क्रम है होगा वो है, सबसे पहले जो आएगी, सबसे पहले आपके जो आएगा वो आएगा गारो, फिर आएगा खासी और फिर आएगा जयंतिया। गारो, खासी, जयंतिया। तो इसका सही आंसर जो है वो आपका डी ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना हिमालय में अभी भी उत्थान जारी है के संकेतों के रूप में महत्व नहीं रखती है? हिमालय क्षेत्र में आने वाले भूकंप, हिमालय नदियों के निरंतर होते मार्ग परिवर्तन, कलेवा निक्षेप का पाया जाना या हिमालय में एंथ्रेसाइट कोयला का पाया जाना? जिसका सही जो आंसर है वो डी है, हिमालय क्षेत्र में एंथ्रेसाइट कोयला का पाया जाना, जो हिमालय की ऊंचाई बढ़ने से कोई संबंध नहीं रखता है। अगला प्रश्न है, कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ बंदरगाह है, एक तरफ राज्य है। काकीनाडा, एन्नौर, एल्लेप्पी या पारादीप? तो इसका सही जो आंसर है वो है काकीनाडा। काकीनाडा जो बंदरगाह है वह कर्नाटक में स्थित नहीं है, यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। आंध्र प्रदेश में स्थित है। बाकी जो हैं वो सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस दर्रे से होकर चुंबी नदी बहती है? ऑप्शन है जेलेप्ला, नाथुला, जोजिला या फिर बोमडिला? जिसका सही आंसर है वो आपका है नाथुला, मतलब बी ऑप्शन सही है। ठीक है, यह जो नाथुला दर्रा है यह दार्जिलिंग तथा चुंबी घाटी होकर तिब्बत जाने को रास्ता देता है और चुंबी नदी इसी दर्रे से होकर भारत में बहती है। और जेलेप्ला दर्रा जो है ये भी सिक्किम में है या भूटान जाने का रास्ता देता है। और जोजिला दर्रा जो है वो जम्मू कश्मीर राज्य के जास्कर श्रेणी में स्थित है। अगला प्रश्न है, पंजाब हिमालय का विस्तार है सिंधु एवं सतलज नदियों के बीच, सतलज और तीस्ता के बीच, सिंधु और तीस्ता के बीच या ब्रह्मपुत्र तीस्ता के बीच? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, सिंधु और सतलज नदियों के बीच पंजाब हिमालय। जबकि कुमायूं हिमालय की बात करें सतलज और काली नदियों के बीच है। नेपाल हिमालय की बात करें काली और तीस्ता के बीच है। असम हिमालय की बात करें तो तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन घटनाओं का संबंध क्षोभ मंडल से है? संवाहन धाराओं का पाया जाना, जेट स्ट्रीम का प्रवाह या बादल का गरजना चमकना?
केवल 1 और 3, 2 और 3, केवल 3 या फिर 1 2 3। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन 1 2 3। 1 2 3 इसका जो है वो सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक नहर बाल्टिक एवं उत्तरी सागर के बीच स्थित है? कील नहर, सू नहर, गोटा नहर या ओल्गाडान नहर। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन कील नहर। कील नहर का जो है बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर के बीच है। गोटा नहर जो है वह गुटेनबर्ग और स्टॉकहोम के बीच है। सू नहर सुपीरियर और ह्यूडन झील के बीच है। ओल्गाडान नहर जो है और स्टालिनग्राड और रोस्टोव के बीच स्थित है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है कि अनुच्छेद 21 के तहत किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। दूसरा है यह अधिकार केवल भारतीयों को प्राप्त है, ना कि विदेशियों को। तो इसका सही जो आंसर है वो है केवल 1, ठीक है, क्योंकि यह अधिकार भारतीय और विदेशी नागरिक दोनों को प्राप्त है। इसलिए इसमें पहला कथन जो है वो सही है और दूसरा कथन है वह गलत है। अगला प्रश्न है यदि कोई व्यक्ति किसी लाभ के पद को अवैध रूप में धारण किए हुए है तो कौन सी रिट जारी की जा सकती है? प्रतिषेध, उत्प्रेषण, परमादेश या फिर अधिकार प्रच्छा। तो इसका सही आंसर जो है वह आपका है अधिकार प्रच्छा। मूल अधिकारों को लागू कराने के लिए उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 और सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करने का अधिकार है। अगला प्रश्न है, आज का आखिरी प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मुद्रा अवमूल्यन का परिणाम नहीं है? भुगतान असंतुलन की स्थिति में सुधार, आयात में कमी, निर्यात में वृद्धि या फिर आयात में वृद्धि। इसका सही जो आंसर है वो आपका डी है, आयात में वृद्धि। कि मुद्रा अवमूल्यन का परिणाम जो है नहीं है वो है आयात में वृद्धि। अवमूल्यन का अर्थ होता है किसी देश की मुद्रा के बाह्य मूल्य को कम कर देना। जब किसी देश के भुगतान संतुलन में असंतुलन आ जाता है तब यह नीति अपनाई जाती है, जिससे आयात जो है वो महंगा हो जाता है। तो ये थे हमारे आज के प्रश्न।